नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा है एलटी की उसकी प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रहे होंगे, साथ ही अपने गोल के बहुत निकटतम आप पहुंचते हुए जा रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, गिज्जू भाई बधेका के हम बारे में बात करेंगे। जो ये आपके फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर की यूनिट फर्स्ट का ये पॉइंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक। गिज्जू भाई बधेका की अगर हम बात करते हैं तो इनका, अगर मैं कहूँ, शिक्षा जगत में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इनके द्वारा कहीं ना कहीं शिक्षा को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने का भी श्रेय इनको ही जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गिज्जू भाई बधेका की, तो इनके जन्म के बारे में आ सकता है। यहाँ पर जो ये सीरीज में आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ, इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इनका जन्म पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए इनका जो जन्म हुआ था ये 1885 में चित्तल गांव सौराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पूछा जाता है? चित्तल गांव, ये सौराष्ट्र के अंतर्गत इसका जन्म हुआ था। अगर मृत्यु के बारे में पूछा जाता है तो इनका मृत्यु 1939 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई। ये अगर कहीं शिक्षा जगत में इनको क्यों इतना माना जाता है तो इनकी एक जो कीर्ति थी वो बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध ये रही। बाल शिक्षा जगत में गिज्जू भाई की एक जो अनुपम कीर्ति की अगर बात करें तो वो दिवा स्वप्न इनकी कृति का नाम है। क्वेश्चन कभी बनता है कि वह कौन सा राइटर है जिसके द्वारा दिवा स्वप्न लिखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए गिज्जू भाई दबे बधे का उनका नाम है। अब गिज्जू भाई की अगर हम बात करें तो शिक्षा संबंधित इन्होंने 15 मौलिक रचनाएं दी गई हैं। कभी क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बना रहा हूँ कि शिक्षा संबंधित 15 मौलिक रचनाएं बनाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो आपके सामने जो व्यक्ति आप दिखाई दे रहे हैं, गिज्जू भाई बधे का, इनको जाता है। ठीक है दोस्तों, इनका उनका साहित्य अगर मैं कहूँ, ये एक तो आपके गुजराती थे और गुजराती साहित्य में इन्होंने इनकी जो ये दिवा स्वप्न है इनको रचा। और इनका जो साहित्य गुजराती में है, और जैसे कि आप सभी को पता है गिज्जू भाई, जो ये भाई जो शब्द लगता है, मोटा भाई छोटा भाई जो होता है, ये गुजराती में इस प्रकार के जो शब्दों को वर्णित किया जाता है। तो अब इसी से पता चल गया होगा कि ये कहाँ है, आपके गुजरात के ये हैं। तो आप सभी को ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इनकी जो साहित्य रहा वो गुजराती रहा। उनका अन्य भाषाओं में अनुवाद ये हुआ है। अगर हम देखें जो ये दिवा स्वप्न है, इसको गुजराती साहित्य से छोड़कर हिंदी साहित्य में अलग अलग भाषाओं में इसको क्या गया, लिखा गया है। और इनका सारा साहित्य बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र और किशोरा साहित्य से संबंधित है। देखिए अगर हम इनके बेसिकली इनका देखें, इनका जो कार्य क्षेत्र जो विशेष कर रहा है वो आपके जो बाल साहित्य की अगर हम बात करें और मनोविज्ञान के अंतर्गत और शिक्षा छात्र शास्त्र के अंतर्गत बात करें, या फिर किशोरा जो साहित्य है उसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन अपनी चीजों को वर्णित किया गया है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो शिक्षा के संबंध में जो उद्देश्य दिए थे वो उद्देश्य किस प्रकार से हैं, देखिए अगर हम कहें बालक का समुचित शारीरिक विकास करना। देखिए शिक्षा के द्वारा इनके द्वारा कहा गया है कि बालक एक ऐसा जो पौधा होता है जिसको शिक्षा के रूप में, शिक्षा से उसको कहीं ना कहीं उसका शारीरिक विकास किया जा सकता है। ठीक है, अब बालक की मानसिक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना होता है, ये इनके द्वारा कहा गया था शिक्षा के माध्यम से। और बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करना, उन करके कुशल नागरिक बनाना। देखिए जब हम किसी बालक में अच्छी शिक्षा अगर देंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो नैतिकता है या कहीं उसके हाव भाव, उसका जो बोलने का आचरण है, कहीं ना कहीं उसमें भी एक बहुत शानदार व्यक्तित्व का वो झलक देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं हम उसको समाज में कुशल नागरिक और समाज के प्रति सजग वो व्यक्ति बनाने में जो शिक्षा क्या होती है, हमेशा अपना कारगर सिद्ध रही रहती। अगर हम बात करें, गिज्जू भाई कहते हैं कि कहते हैं कि भाषा ज्ञान मातृभाषा से प्रारंभ होता है। कभी भी आपने देखा होगा जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसको पहले जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपनी जीवन के
अलग-अलग स्टेप को पार करता जाता है, तो उसमें सर्वप्रथम जो भाषा का ज्ञान होता है, उसकी जो माता उसे पहली भाषा जो सिखाती है, उसके घर में जो भाषा बोली जाती है, वो चाहे पहाड़ी हो या कुमाऊनी हो या गुजराती हो या तमिल हो या कोई भी भाषा हो, उसको पहला वो ज्ञान होता है। फिर जाके आपकी जो राष्ट्रीय भाषा है, जो राज्य स्तरीय भाषा है, उनका क्या होता है, उसको ज्ञान होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, मातृभाषा से प्रारंभ किया जाता है और अक्षर ज्ञान, पढ़ना लिखना ये सिखाया जाए। देखिए हम अगर देखें, बेसिकली बच्चा जो होता है, इसमें हम बाल शिक्षा की पर केंद्रित बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको पहले क्या किया जाना चाहिए, उसको जो भाषा का कहीं न कहीं ज्ञान होना, शब्दों का चयन, उसको बोलने का, उसको जो कहती है उसकी माता, वो प्रारंभ में किया जाता है। फिर जाके उसको अक्षर क क्या होता है, ख क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, वो यहाँ पर अक्षरों का ज्ञान उसको धीरे-धीरे कराया जाता है। जब अक्षरों का ज्ञान उसे आने लग जाता है, तो अक्षरों से मिलाकर शब्द का निर्माण किया जाता है। शब्द जब वो बनता है, तो फिर उसको लिखना या बोलना उसको सिखाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षण विधियाँ, इनके द्वारा गिजू भाई बधेगा के द्वारा जो शिक्षण विधियाँ दी गई हैं, उसमें कहा कि खेल विधियों द्वारा सिखाना। देखिए खेल-खेल में बच्चों को सिखाना चाहिए उनको, ठीक है। क्रिया द्वारा सिखाना, जो क्रियाएँ की जाती हैं, और कहानी और नाटक के द्वारा इसको सिखाना। देखिए हम नाटक करते हैं या नुक्कड़ नाटक करते हैं, तो नाटकों के माध्यम से हम समाज का वो चीज़ें हम रख सकते हैं, जो समाज में जो गतिविधियाँ घट रही हैं। मान लीजिए अभी महिलाओं पर बहुत ढेर सारे अत्याचार होते हैं, बलात्कार की घटनाएँ घटती हैं, या कहें उन पे तेजाब फेंक फेंक दिया जाता है, तो तेजाब वाली जो घटनाएँ होती हैं, हम उसको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम सिखाते हैं, और बच्चे को कहीं न कहीं उसके सर्वांगीण विकास में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। हम कहानियों के माध्यम से बच्चों को उसका बौद्धिक ज्ञान का स्तर क्या करते हैं, बौद्धिक ज्ञान उसका बढ़ाते हैं, और नाटकों से उसकी जो रुचि है, उसको कहीं न कहीं डेवलप करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, भाषा शिक्षा में सबसे पहले पढ़ना, फिर लिखना, फिर सिखाया जाए। देखिए अगर हम जहाँ पर भाषा की अगर बात आती है, तो भाषा में सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण जो स्थान दिया जाना चाहिए, ये कह रहे हैं कि पहले उसको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है? जहाँ पर उसने पढ़ना सीख लिया, तो वो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, लिखना उसको सिखाया जाना चाहिए। पहली प्राथमिकता क्या होना है, किसी शब्दों का जो अक्षर है, उसको कहना पढ़ना, उसको शब्द बनाकर उसको उच्चारित करना, पहले क्या है, आपको पढ़ना आना चाहिए, फिर जाकर लिखना आना चाहिए। लेखन में सबसे पहले रेखाएं बनाना सिखाया जाए। देखिए आपने देखा होगा, जब बच्चा नर्सरी में जाता है या प्ले ग्रुप में जाता है, तो जब वो क्या करते हैं, उसकी घर में उसकी माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को जैसे पहले स्टार्टिंग लाइन सिखाते हैं, फिर कर्सिव लाइन सिखाते हैं, फिर स्लीपिंग लाइन सिखाए जाते हैं। पहले बच्चे को इन लाइनों के माध्यम से क्या किया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से लिखना है, शब्द रेखाएं खींचना है। तो सर्वप्रथम कभी भी कोई देखा होगा अपने विद्यालयों में कि स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, या अलग अलग कर्सिव लाइन, अलग अलग तरीके से लाइन सिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चा उससे क्या करता है, वो रचनात्मक रूप से कहीं ना कहीं सीखता है। और देखिए कविता कविता शिक्षण लोकगीत के माध्यम से तथा व्याकरण की शिक्षा अलग से न देकर पाठ्य पाठ शिक्षण के साथ साथ हो। देखिए अगर हम देखें, लोकगीत जो हमारे हैं, किसी क्षेत्रीय जो आधार पर जो चयनित होते हैं, जो गीत किसी भी राज्य के लोकगीत हो सकते हैं, उनके माध्यम से क्या कहते हैं, हम व्याकरण की शिक्षा को भी क्या कर सकते हैं, अलग से ना देकर इसी में उनको जोड़ा जाए। और साथ ही उन आकृति उसके साथ शिक्षण के साथ इनको एक प्रभाव के रूप में, जिस प्रकार से नदी अपनी निरंतर वेग में निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार से जो हमारे लोकगीत हैं, लोकगीत के माध्यम से भी हम व्याकरण को क्या कर सकते हैं, प्रभावित किया जा सकता है। देखिए आकृतियों के माध्यम से वर्ण ज्ञान और सुलेख ये कराए जाते हैं। देखिए आकृतियां हम जब बनाते हैं, मान लीजिए मैं आपके सामने एक यहाँ पर एक आकृति बनाता हूँ, इस आकृति से हमें महसूस हो जाता है कि ये आपके आयत के रूप में बना दिया है, और हमें कहीं ना कहीं वर्ण के ज्ञान से हम किसी शब्द, देखिए ये लिखा मैंने क, ये हमें क्या पता चल रहा है, ये शब्द जो गया रेखाओं के माध्यम से जो बना, ये क, ठीक है। हम ये तमाम चीजें आप जो देख पा रहे होंगे, ये सारी चीजें यही है। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं पूछा जाता है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है जो हेडिंग है, हेडिंग में महत्वपूर्ण चीजें देखनी है। जैसे गिज्जू भाई बधेका की बात करें, फिर आपके सावित्री बाई फुले की बात करते हैं, फिर जाके आपके वहां पर गांधी जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग जो दार्शनिक रहे हैं, या
जो भी रहे, जैसे प्लेटो रहे या डेबी रहे या अरविंदो रहे हैं या गांधी जी रहे, रविंद्रनाथ टैगोर रहे हैं, तो ये जितने भी इन लोगों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत में इन्होंने अपना स्वर्णिम योगदान दिया। और कहीं ना कहीं इनकी जो दी गई जो थ्योरियां हैं कहीं ना कहीं आज भी वो समाज में प्रचलित हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे सीखते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या कहें एक मार्गदर्शक के रूप में है। तो गिजू भाई के बारे में ये टॉपिक आपके सामने रखा। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को भी आप तहे दिल से एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, और इसे मैं आशा करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और इसी प्रकार से जो आपकी एलटी की जो पहला पेपर है उसको कहीं ना कहीं मेरी ये कोशिश रहेगी कि इसे संपूर्ण रूप से इसको कंप्लीट करूं, क्योंकि आजकल मैं इलेक्शन में बिजी हूं। तो इलेक्शन से जैसे ही मुक्त होऊंगा तो आपकी क्लासें नियमित रूप से चलेंगी। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।